न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। जौनपुर से है सबसे पहली खबर, जहां पर एक बुजुर्ग को मतदान कराने के लिए लोग ले जाते हुए नजर आए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का मतदान सुबह से ही जारी है, वोटिंग सुबह से ही जारी है। ऐसे में मतदान केंद्रों से अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो आईटीबीपी के जवानों की हो जो मदद करते लोगों को नजर आए, चाहे विकलांगों को मदद करते नजर आए, चाहे ये तस्वीरें हो जहां पर एक बुजुर्ग को मतदान केंद्र पर ले जाया जा रहा है सहायता के जरिए। क्योंकि देखिए 7वां चरण है, अंतिम चरण है और सभी का इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना मत देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी सहभागिता दर्ज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बार बार हम यही कहते हैं कि जो आज का मतदाता है वो अपने इस मताधिकार के इस्तेमाल करने को कितना जरूरी समझता है, इस बात से ही इजहार कर रहा है कि इस बार के जो मुद्दे हैं वो कितने अहम हैं, जो मुखर हो रहे हैं। और ऐसे में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को भी हम देख रहे हैं जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं जौनपुर से, जहां पर एक बुजुर्ग को मतदान कराने के लिए ये लोग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज अंतिम चरण पर पहुंच चुका है चुनाव और आज 7वें चरण के अंतिम दौर की आखिरी वोटिंग चल रही है, जो कि 6 बजे थम जाएगी। ये तस्वीर तो आपने जौनपुर से देखी, जहां पर एक बुजुर्ग को मदद करते हुए 4 युवक आपको दिखाई दिए और जो उन्हें ले जाते हुए नजर आए मतदान केंद्र पर। वहीं दूसरी तरफ आईटीबीपी के जवानों की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते मतदान केंद्र पर नजर आए। देखिए किस तरह से जो जवान है वो दिव्यांग और साथ ही साथ जो बुजुर्ग है उनको सहायता कर रहे थे, प्रदान उनकी मदद कर रहे थे और उन्हें मतदान केंद्रों पर ले जाया जा रहा था। इनकी तरफ से व्हील चेयर्स का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन मतदान केंद्रों पर आईटीबीपी के जवान बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते नजर आए। ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं लोकतंत्र के इस महापर्व की। तो यूपी का रण 7वां और अंतिम चरण, और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जोरों शोरों से हो रही है। यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आजमगढ़ में एक बुजुर्ग अपने परिवार को ठेले पर मतदान के लिए लेकर पहुंचा। देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति ये ठेला चलाकर अपने परिवार को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचा वोट डालने के लिए। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो मतदाता है वो जानता है अपने मत की कीमत, अपने वोट की कीमत, और उसे मालूम है कि 5 साल बाद ये मौका उसको मिला है। अगले भविष्य, आने वाले भविष्य को उसने अगर सिक्योर करना है तो उसके मत का, उसके वोट का कितना ज्यादा अहम है, उसका वोट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत को समझते हुए तमाम तरह की तस्वीरें और लोकतंत्र के महापर्व की एक और ये खूबसूरत तस्वीर। खूबसूरत के साथ साथ आज का मतदाता कितना जागरूक है वो देखिए। बुजुर्ग अपनी उम्र का लिहाज किए बगैर अपनी पूरे परिवार को इस ठेले पर बिठाए हुए लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है और मतदान केंद्र पर पहुंचा वोट डालने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के इन 54
सीटों पर आज मतदान हो रहा है, 9 जिलों की 54 सीटों पर। लेकिन इसी के साथ आपको ये बता दें कि पिछले बार अगर 2017 की हम बात करें तो बीजेपी ने इनमें से आधे से ज्यादा सीटों पर परचम लहराया था, उनके खाते में गई थी। और आज सुबह से ही मतदान जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो जौनपुर से हो, चाहे वो आईटीबीपी के जवान की तस्वीर हो। और अब ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दिग्गज पहुंचे मतदान केंद्रों पर। अनुप्रिया पटेल को आप देख रहे हैं, रविंद्र जायसवाल जी पहुंचे, अफजल अंसारी, अजय राव, भीम राजभर और नीलकंठ त्रिपाठी, इन 6 के 6 दिग्गजों को आप देख रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में पहुंचे हैं मतदान के लिए। आपको बता दें कि 7वें चरण में 5 हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाले वाराणसी और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र वाले आजमगढ़ जिले में भी मतदान है। साफ है कि इन जिलों में दोनों बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ और जौनपुर जिले में वोट डाले जा रहे हैं। वैसे तो देखिए इन 54 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर खास नजर है, वो आपको एलैबोरेट करके अच्छे से बताएंगे। दारा सिंह चौहान की बात करें जो घोसी मऊ से है उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले दारा सिंह चौहान जब सपा में आए तो खूब सुर्खियों में रहे हैं। 2017 में मऊ के मधुबन से चुनाव लड़ने वाले दारा सिंह को समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया। अब चौहान का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक विजय राजभर, बीएसपी के वसीम अहमद और कांग्रेस की प्रियंका यादव से है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के फागू चौहान ने जीत दर्ज की थी और बाद में फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। उपचुनाव में विजय राजभर बीजेपी से जीत कर आए। अब एक तरफ दारा सिंह चौहान अपने चुनावी प्रचार में बीजेपी को पिछड़ों, दलितों की उपेक्षा करने वाली पार्टी बताते नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें दगाबाज बता रही थी क्योंकि चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ सपा में वो चले गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर, उनका भी आपको विस्तार से हम बताएंगे कि किस तरह का पूरा इस चुनाव में रहा है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में गठबंधन से लेकर आरोप प्रत्यारोप में उन्होंने अहम किरदार निभाया है। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से वो ताल ठोक रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और जहूराबाद के मौजूदा विधायक राजभर पिछले चुनाव में जहां बीजेपी का साथ निभा रहे थे, तो इस बार वो भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उतरे हैं। जहूराबाद सीट पर राजभर की टक्कर बीजेपी के कालीचरण राजभर और बीएसपी की सैयदा शादाब फातिमा से है। ओम प्रकाश राजभर की तरह इन दोनों उम्मीदवारों का भी समीकरण मौजूदा चुनाव में बदला हुआ है। कालीचरण राजभर 2 बार बीएसपी से विधायक रह चुके हैं, इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं शादाब फातिमा यहां समाजवादी पार्टी से बीएसपी में आकर उन्हें चुनौती दे रही हैं। खैर इस सीट पर सारे समीकरण बदल गए हैं, तो मुकाबला त्रिकोणीय सीट पर बताया जा रहा है। उसके बाद नीलकंठ तिवारी की अगर हम बात करें, वाराणसी, दक्षिण वाराणसी से ये उतरे हैं चुनावी मैदान में। पूरे देश की नजर यहां की 8 विधानसभा क्षेत्रों पर है। वाराणसी की अगर बात करें, लेकिन वाराणसी दक्षिण सीट पर खास नजर है। इस सीट की अहमियत इस बात से समझ आप सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर समेत बनारस के सभी चर्चित मंदिर इसी इलाके में है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर बनारसी साड़ी का गढ़ इसी इलाके को माना जाता रहा है। और बीजेपी ने सीट से मौजूदा विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी पर भरोसा जताया है। वैसे तो साल 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहां से किशन दीक्षित को उतारा है जो चर्चित मंदिर महामृत्युंजय के महंत परिवार से हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि मंदिरों के पुजारी और पंडा उनके साथ आ सकते हैं जो पिछली बार बीजेपी के साथ रहे। ये पीएम मोदी की संसदीय सीट का इलाका है, इसलिए भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 7वें चरण के मतदान से पहले हमने देखा कि कैसे वाराणसी में 3 दिनों तक कैंप करके पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से हैं, मऊ से माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी जो जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से मैदान में हैं। ये वही सीट है जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए। अंसारी ही यहां से मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार अब्बास अंसारी यहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं। पिछले कई बार से बीजेपी से उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश में लगे अशोक सिंह को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। अशोक सिंह लगातार यह आरोप लगाते आए हैं कि उनके भाई की हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ था। पिता मुख्तार अंसारी के जेल में होने की वजह से अब्बास अंसारी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और अपने पिता के नाम पर वोट मांगते भी नजर आए थे। वहीं
अगर हम दूसरी तरफ धनंजय सिंह की बात करें जो मल्हनी जौनपुर से हैं, पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली नेताओं में से एक धनंजय सिंह पर भी 7वें चरण में सभी की निगाहें हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर के लिए ये चुनाव खास अहमियत रखता है। धनंजय इस बार फिर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर वो मौजूदा विधायक और मुलायम परिवार के करीबी नेता लकी यादव को चुनौती देंगे। मल्हनी सीट से मुलायम के करीबी और पुराने साथी पारसनाथ यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं। पारसनाथ के निधन के बाद लकी यादव उपचुनाव में जीत कर आए थे, तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, धनंजय सिंह को मात दी और मल्हनी के में मुलायम सिंह यादव भी प्रचार करने आए थे और पारसनाथ का जिक्र करते हुए लकी यादव के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। अब ऐसे में लकी यादव को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी ने यहां पर केपी सिंह को उतारा है। इन 5 सीटों के अलावा कई दूसरी सीटों पर भी कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। नीलकंठ तिवारी के अलावा भी योगी सरकार के दूसरे मंत्री जैसे कि अनिल राजभर, गिरीश यादव, रमाशंकर पटेल और रविंद्र जायसवाल भी मैदान में हैं। सभी की निगाहें इन 54 सीटों पर है। अच्छा, 54 सीटों पर अगर हम समीकरण की बात करें उसके लिहाज से हम पिछले चुनाव में क्या हाल रहा इन 54 सीटों पर वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 54 सीटों में से आधे से कई ज्यादा पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को 29, अपना दल को 4 और सुभाषपा को 3 सीटें मिली थी। इस तरह बीजेपी गठबंधन को कुल 36 सीटें हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को 11, बीएसपी को 6, निषाद पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी। और इस बार सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। तो निगाहें सभी की है, चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। तो 2022 का हम जिक्र कर रहे हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ऐसे में अब हम मऊ का गणित समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर 3 बजे तक की बात करें तो मऊ की चारों विधानसभा सीटों पर कितना मतदान हुआ वो हम जानेंगे। उमाकांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। उमाकांत, 3 बजे तक की अगर हम बात करें, मधुबन में 46.40%, घोसी में 48.30%, मोहम्मदाबाद गोहाना में 46.12% और मऊ सदर में 46.60% मतदान अभी तक हो चुका है। यानी औसतन मतदान 46.88% हो चुका है। फिलहाल अभी मतदान केंद्र पर आप कितनी भीड़ देख पा रहे हैं या फिर जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह देख पा रहे हैं?
हम आपको बता दें कि मऊ जनपद के चारों विधानसभाओं में अब तक का टोटल रिकॉर्ड जो है 55% मतदान हो चुके हैं। ठीक है। और हम जिस मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं मात्र 1-2 लोग की संख्या में ही दिखाई दे रहे हैं जो अभी जो छूटे हुए हैं वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी 6 बजे तक मतदान होना है। तो अभी कुछ न कुछ आस लगाई जा रही है कि अभी लोग जो छोटे हैं वो अभी मतदान अपना कर सके। हम आपको बता दें कि जो इस बार का मतदान हो रहा है कुछ जगह तो विकास को लेकर के हो रहा है, कुछ जगह कयास लगा जा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर लोगों ने कुछ मत दिए हैं। तो हम कर सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ विकास कार्यों को भी देख करके मतदान किया गया। मैं एक बात को और बताना चाहता हूँ, मैं घोसी में पहुंचा था, वहाँ के मुस्लिम सरदारों से बात किया तो उन्होंने किया कि या तो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं हमारे पास है। तो उमाकांत, आप अगर लोगों से जब बातचीत आपने करने की कोशिश की, आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी, विकास ये अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पर लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और 6 बजे तक वोटिंग होगी। ऐसे में अगर आपने जब बातचीत की हो, क्या ये भी पूछने या समझने की कोशिश किया, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, जिस तरह की आबो हवा है, क्या लगता है मऊ में क्या लोग चेहरे के आधार पर वोट दे रहे हैं या फिर इस बार मुद्दों के आधार पर वोट दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए आज का मतदाता जागरूक है, वो जानता है कि उन्हें मत देकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने आने वाले 5 साल अपने भविष्य को संजोना है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जहाँ पे कुछ विकास कार्यों को देख करके मतदान हुआ, जैसे सदर में है तो विकास कार्यों को ही देख करके मतदान हुए, लेकिन और घोसी विधानसभा है, मधुबन विधानसभा है, मोहम्मदाबाद विधानसभा है, यहाँ पे कुछ बेरोजगारी है और शिक्षा है और उसके साथ साथ किसानों की भी समस्या आई है, उसको भी लोग देख करके अपना वोट दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि घोसी विधानसभा में सपा, भाजपा और बहुजन तीनों कांटे की लड़ाई चल रही है। चलिए, तो उमाकांत आपका कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला है घोसी सीट पर। आपसे मैं और भी अपडेट लूंगी, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, वो विकास, बेरोजगारी, महंगाई ये अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तो साफ है कि मतदाता जानता है कि इस बार उन्हें वोट मुद्दों के आधार पर देना है या चेहरे के आधार पर देना है, क्योंकि अब समय आ चुका है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन 5 सालों में जो तमाम वायदे आपके साथ किए गए थे, क्या आप उनसे खुश हैं या नाखुश हैं, उनका जवाब देने का। तो 7वां चरण है, अंतिम चरण है और कुछ देर में मतदान संपन्न हो जाएगा और उसके बाद 7 चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की किस्मत, उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 7वें चरण के भी सभी प्रत्याशियों की किस्मत, करीब 613 प्रत्याशी हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 तारीख को नतीजे सभी के सामने होंगे। जनता का क्या फैसला है वो सभी के सामने होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।